प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बात की थी, भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त और फिर बाद में व्यवहार में विकसित इन तमाम बातों के साथ में भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की बात हमने पिछली क्लास में की थी। और वित्तीय संबंधों की बात करते हुए हमने पाया कि भाई केंद्र और राज्यों के मध्य बहुत से विवाद हैं और विवाद का मुख्य कारण आर्थिक ही है। साथ में एक और मुख्य कारण अनुच्छेद 356 और राज्यपाल का पद। ये कई चीजें विवाद के को मतलब एक तरह से ज्यादा करती है। तो इसके बाद में थोड़ा सा हमने ये देखने का प्रयास किया था कि ऐसे कौन से प्रावधान किए जाए जिनके कारण कि भारत में केंद्र राज्यों के मध्य जो संबंध है, जो संघवादी व्यवस्था के समक्ष जो टकराव की स्थिति आ जाती है बार बार, वो ना आए और एक अच्छी संघीय व्यवस्था, सहकारी संघीय व्यवस्था का विकास हो पावे। तो इसी क्रम में आज अपन बात करेंगे भारत में राज्यों के द्वारा स्वायत्तता की मांग और भारत की संघीय व्यवस्था का मूल्यांकन। आज हम इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा परिचर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत में राज्यों के द्वारा स्वायत्तता की मांग करना कोई नई बात नहीं है। ये आज ही नहीं, ये संविधान जब से कार्य रूप में आया है उसके कुछ समय बाद से ही ये मांग उठने लग गई कि राज्यों को ऑटोनोमस किया जाए, राज्यों को फ्री हैंड दिया जाए। और संघीय व्यवस्था, जैसा कि हम अमेरिकी संविधान को पढ़ते हैं, उस फेडरल सिस्टम को पढ़ते हैं जो कि दुनिया की एक आदर्श संघीय व्यवस्था है, तो उसके अंतर्गत मतलब अमेरिका के अंतर्गत राज्यों को लगभग फ्रीडम दिया गया है। भारत में वैसे फ्रीडम की कल्पना करना ही भी बेकार है। भारत में संविधान निर्माताओं का भी मूल लक्ष्य यही था कि एक सशक्त केंद्रीय सत्ता का होना आवश्यक है, क्योंकि भारत की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ अलग थी। हम अमेरिका के साथ में हमारे संघीय व्यवस्था की तुलना करेंगे तो हम अमेरिकी संघीय व्यवस्था को ज़्यादा मायनों में संघीय व्यवस्था पाएंगे और अपनी भारत की व्यवस्था को हम एक एकात्मक स्वरूप वाली संघीय व्यवस्था के रूप में ही मान्यता दे पाएंगे। तो आज इस बिंदु के ऊपर अपन विस्तार से थोड़ी चर्चा करके कुछ निष्कर्ष निकालने व उनको समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में राज्यों के द्वारा स्वायत्तता की मांग तथा संघवादी व्यवस्था का मूल्यांकन। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण प्रारंभ से ही वाद विवाद का विषय रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, शक्तियों का जो वितरण है वो संविधान के प्रारंभ से ही वाद विवाद का विषय रहा है। संविधान निर्मात्री सभा में भी अनेक सदस्यों की ओर से यह आपत्ति उठाई गई थी कि शक्ति विभाजन की यह योजना भारतीय संघ के इकाई राज्यों को नगरपालिका के समान स्थान देती है। अर्थात संघीय जो संविधान निर्माण की जो सभा चल रही थी, संविधान सभा जो निर्माण कर रही थी, उसमें भी संविधान सभा के तत्कालीन कई सदस्यों ने यह मांग उठाई और यह आपत्ति अपनी दर्ज करवाई कि ये जो आपका डिवाइडेशन ऑफ पावर है, ये एक तरीके से राज्यों की स्थिति एक नगरपालिका से ज्यादा नहीं बना रहा है। तो राज्यों को एक नगरपालिका की तरह नहीं बनाना अपने को। संविधान लागू होने के बाद भी भारतीय संविधान की संघात्मकता को संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा है और राज्य सरकारों की सीमित शक्तियों को दृष्टि में रखते हुए कुछ संविधान शास्त्री उसे एक संघीय संविधान स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक संघीय संविधान स्वीकार करने को तैयार नहीं है। संविधान द्वारा केंद्र सरकार को विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई है और राज्यों को निसंदेह कम शक्तिशाली बनाया गया है। ये एक फैक्ट है कि संविधान के द्वारा केंद्र सरकार को विस्तृत व विशाल शक्तियां दी गई है और राज्यों को निसंदेह कम शक्तिशाली बनाया गया। ये एक फैक्चुअल तथ्य है। संविधान लागू होने के बाद से 1967 के चतुर्थ आम चुनाव तक भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और उनके बीच कोई विशेष राजनीतिक संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ, जिसका मूल कारण केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक ही राजनीतिक दल का
सत्तारूढ़ होना। देखिए, शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ, मान लीजिए आप 1950 से लेके 65-66 का दौर, तब तक ये कोई बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि तब तक पूरे देश में एक छत्र कांग्रेस पार्टी का राज था और कांग्रेस के अंतर्गत कांग्रेस का अध्यक्ष जो तो होता था वही लगभग देश का प्रधानमंत्री रहा। तो कांग्रेस और कांग्रेस कार्य समिति जिसको चाहती थी वही राज्यों का मुख्यमंत्री बनता था। तो ये सामान्य सी बात अपन समझ सकते हैं इस चीज को कि वो एक पार्टी का शासन था तो किसी ने केंद्र के अगेंस्ट में आवाज उठाने की हिमाकत नहीं की। उसका खामियाजा आगे जाकर के हमको काफी भुगतना पड़ रहा है। आज राज्यों की जो स्थिति है, अगर ये उसी टाइम करेक्ट हो जाती तो आज इतनी दिक्कत नहीं आती। सन 1967 के आम चुनाव ने एक दलीय आधिपत्य का अंत कर दिया और भारतीय संघ के 8 घटक राज्यों में कांग्रेस दल को बहुमत प्राप्त न हो सका। फलस्वरूप इन राज्यों में गैर कांग्रेसी मिलीजुली सरकारों का निर्माण हुआ, जिसके पश्चात केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण और सामंजस्य की समस्या उत्पन्न हुई। राज्य सरकारों की ओर से स्वायत्तता की मांग की गई और यह मांग तमिलनाडु में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, जहां द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जैसे प्रादेशिक दल ने भारतीय संघ से पृथक होने की धमकी दी और यह नारा दिया कि भारत भारत वालों के लिए और तमिलनाडु तमिलों के लिए। मतलब ये मांग इतनी जबरदस्त हो गई कि भारत की राष्ट्रीय एकता व अखंडता को भी खतरा हो गया। डीएमके जो दल है तमिलनाडु का, फिर उसके बाद में जयललिता के नेतृत्व में उस डीएमके से अलग होकर एआईडीएमके बना, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसके वर्तमान अध्यक्ष एम.के. स्टालिन हैं। इससे पहले अध्यक्ष इनके पिताजी करुणानिधि साहब थे। इस दल का जन्म ही इस आधार पे हुआ, पृथकतावादी, मतलब एक बात करते करते, सॉरी मैं कुछ गलत बोल जाता, मतलब राज्यों की स्वायत्तता के मुद्दे के ऊपर ही इस दल का निर्माण हुआ और इन्होंने केंद्र को धमकी दी कि आप हमें स्वायत्तता दीजिए, हमें और अधिकार दीजिए, अन्यथा हम भारत से अलग हो जाएंगे, भारत के संघ से। और इन्होंने ये नारा दिया कि भारत भारत वालों के लिए, तमिलनाडु तमिलों के लिए, जो कि भारत की राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए बहुत बड़ा एक तरीके का चैलेंज था उस टाइम पे। 1977 के लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का विलक्षण परिणाम रहा। केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी से भिन्नता रखने वाली पार्टियों का राज्यों में उदय। फलस्वरूप केंद्र राज्य संबंध पर नए सिरे से बहस प्रारंभ हो गई। राज्यों में शासन करने वाली पार्टियां केंद्र से और अधिक स्वतंत्र होने की मांग करने लगी। राज्यों में केंद्र पर अत्यधिक वित्तीय निर्भरता की स्थिति ने एक बड़ी सीमा तक सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। अतः केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने मांग की कि केंद्र के राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों में कमी करके राज्यों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने सर्वप्रथम यह डिमांड की कि आप राज्यों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान कीजिए। 31 अक्टूबर 1981 को राष्ट्रीय एकता पर सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर देते हुए राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकारों को सामाजिक सेवाओं और विकास के विषयों पर जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं उनके अनुरूप विस्तृत और लचीले राज्य कर के साधन उनके पास नहीं है। केंद्र का रुझान विकास और शासन के अधिक से अधिक विषयों का उत्तरदायित्व स्वयं लेने का है, जो विकेंद्रीकरण के स्वीकृत सिद्धांत के प्रभाव को घटाता है। केंद्र के पास राज्य में उपलब्ध सरकारी तंत्र से अधिक कुशल और भिन्न तंत्र नहीं है और न अनुभव यह बताता है कि केंद्र ने राज्यों की तुलना में अधिक बुद्धिमानी, योग्यता या बाह्य तत्वों के प्रभाव से स्वतंत्रता प्रदर्शित की हो। राज्यों ने केंद्र की इस प्रवृत्ति को कभी पसंद नहीं किया। यदि इस प्रवृत्ति को रोका नहीं गया तो राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता की मांग कटुता के साथ उठाई जा सकती है। देखिए,
तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी ने उस समय की भारत के जनमानस की जो स्थिति थी, जो राज्यों की जो मनस्थिति थी, उसको बहुत अच्छे से प्रकट किया कि सामाजिक सरोकार और कल्याण के वेलफेयर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज राज्यों की है वैसी केंद्र की नहीं है, और राज्यों के पास कर लगाने के सीमित साधन है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट ये कहा कि भाई अगर आप समय रहते इसका समाधान नहीं खोज पाओगे तो ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आएगी, जो कि भारत की एकता व अखंडता के लिए भी चुनौती मानी जा सकती है। इस प्रकार ये अपना चैप्टर यहाँ पर प्रारंभ करने का अपन प्रयास किया है। उसको थोड़ा सा आके विराम देंगे कि भाई केंद्र और राज्यों के मध्य जो स्वायत्ता के झगड़े हैं वो किस प्रकार से कहां तक चले हैं। ये टॉपिक का ये भाग, टॉपिक बहुत लंबा है, टॉपिक का ये भाग हम यहीं पर विराम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।